सभी को नमस्ते। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं शिक्षण विधियों के, ठीक है? तो आज हम 4th पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉरी 1 मिनट मार्कर। हाँ जी, तो हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है हमारा अध्यापन विधियों के स्रोत यानी सोर्सेज़ ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है? तो ये हमारा इसके बाद हमारे 4 चैप्टर्स ही रह जाएँगे, टोटल इसमें 8 है तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो इसको साथ-साथ पढ़ते रहिए। ईज़ी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सही है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो फिर क्या है सबसे पहले इसमें देखते हैं, अच्छी टीचिंग मेथड की संरचना टीचर को सब विषय नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है, विषय नहीं होगा यहाँ पे, सिद्धांत होगा यहाँ पे, ठीक है? कि टीचर को सभी सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आज हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, है ना? तो इसमें बताए गए हैं, सबसे पहला है हमारा यौगिक प्रिंसिपल्स यानी यौगिक सिद्धांत, दूसरा होगा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और जो ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है ये इसी में आएगा, ये अलग से नहीं होगा। 4th नंबर का हमारा होगा एजुकेशनल प्रिंसिपल्स और 5th होगा सोशल साइंटिफिक प्रिंसिपल। टोटल 5 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है यौगिक प्रिंसिपल, दूसरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, तीसरा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो इसी के अंडर आ जाएगा, थर्ड वाले के, ठीक है? फोर्थ है हमारा एजुकेशनल प्रिंसिपल और फिफ्थ वन है सोशल साइंटिफिक प्रिंसिपल। इन सभी को आपको याद रखना है कौन से बताए गए हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कितने बताए हैं या इनके अलावा कुछ अलग से प्रिंसिपल्स ऐड कर देंगे, फिर आपको उसके कोड्स बना देंगे कि इनमें से कौन से दिए गए हैं उस वाली बुक में, ठीक है? तो इनको याद कर लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा यौगिक प्रिंसिपल्स यानी यौगिक सिद्धांत जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इसमें क्या है पहला पॉइंट कि व्यायाम नहीं है, व्यायाम नहीं है। किसके लिए कहा गया है ये योग के लिए कहा गया है। जितनी भी हमारी यौगिक क्रियाएं होती है वे केवल व्यायाम नहीं है ना? क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है। व्यायाम का मतलब इसे एक्सरसाइज समझ सकते हैं आप लोग, है ना? व्यायाम क्या होता है? फिर व्यायाम के बारे में बोला है इसमें कि शारीरिक हलचलें या क्रियाएं जो होती है उनको व्यायाम कहा जाता है क्योंकि योग में तो हमारा बहुत सारी चीजें आएंगी। शारीरिक हलचलें उतनी ज्यादा नहीं होती, उसमें हम आसन करेंगे, साथ में हम प्राणायाम पर भी ध्यान देते हैं, कुंभक करते हैं, मुद्रा करते हैं, ठीक है, बंध करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो केवल एक्सरसाइज होती है उसमें शारीरिक हलचलें या क्रियाएं आ जाती है ना? तो इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारा यौगिक अभ्यास होता है उसमें हमें जो यौगिक अभ्यासों में प्रबल हलचलें टालनी चाहिए। जो बहुत ज्यादा प्रबल हलचलें की जाए अगर योग में तो वो नहीं करनी चाहिए, उस चीज को टालने के लिए इसमें कहा गया है ना? क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो हमारी एक्सरसाइज होती है, जैसे जो बस केवल एक्सरसाइज करते हैं जो लोग, तो वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा शारीरिक हलचल होती है, बहुत ज्यादा क्रियाएं होती है। लेकिन योग में कहा क्या कहा जाता है कि हमें स्थिरता पूर्वक और सुख से करना है। आसन के लिए ऐसा कहा गया है। तो जितने भी हमारे यौगिक अभ्यास होंगे उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा जो प्रबल हलचलें हैं वो हम ना करें, सब कुछ धीरे से शांति से करें, ठीक? फिर क्या कहते हैं, यौगिक अभ्यासों में विविध युक्तियां प्रयुक्त होती हैं। विविध युक्तियां कैसे होगी? क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें हैं, उसमें एक चीज नहीं है ना? तो मतलब इसमें विविध युक्तियों से जो हमारा एक यौगिक अभ्यास बनता है, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी, आप सभी को पता है क्या क्या आता है। तो वो सारी चीजें जब आएगी तो वो एक यौगिक अभ्यास बनेगा, है ना? फिर है जिनके माध्यम से यौगिक अभ्यासों के प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना? कि जितने भी हमारे इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम कोई आसन कर रहे हैं उस चीज का जो प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पे तो वो हम करेंगे, है ना? तो उस चीज का जो प्रभाव पड़ेगा वो हमें प्राप्त होगा जब हम बहुत सारे यौगिक अभ्यास करेंगे, ठीक है? फिर है आसन। आसनों के बारे में क्या कहा है कि यौगिक अभ्यासों में सबसे महत्वपूर्ण, है ना, सुपरिचित और स्थिर खिंचाव क्रियाएं हैं। आसनों के लिए ऐसा कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण है, आसन सबसे महत्वपूर्ण बताया है इसमें। सुपरिचित है मतलब सभी को पता है कि आसन क्या होता है ना? सुपरिचित का मतलब होता है सभी इससे परिचित है। फिर है स्थिर और खिंचाव क्रिया है क्योंकि स्थिर भी है और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का खिंचाव भी होता है हमारी मसल्स में इससे, ठीक है? फिर कहते हैं आसन की स्थिति को कम से कम श्रम
कुछ समय तक बनाए रखना चाहिए। श्रम रहित अभ्यास, शिथिलतापूर्ण आसन को स्थिति में रखना होता है हमें कि क्या कहा, कम से कम श्रम, जिसमें हमें कम से कम श्रम लगे कि मान लो किसी को पश्चिमोत्तानासन करा है, अब उसके जो हाथ है वो नहीं पहुंचे उसके पैरों तक, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा श्रम कर रहा है उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा, मतलब एक ही दिन में उसको वो पूरा कर देना है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कम से कम श्रम होना चाहिए और हमें कुछ समय तक उसको बनाए रखना है, मतलब उसमें होल्डिंग करनी है। ऐसा नहीं है बस जैसे कबड्डी में होता है कि छू के वापस आ गए, तो पैर का अंगूठा छुआ वापस आ गए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको कुछ समय तक बनाए रखना है हमें, ठीक है। श्रम रहित अभ्यास होना चाहिए, बहुत ज्यादा श्रम नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं है पसीने पसीने छूट गए, प्राण पखेरु उड़ गए, बेहोश पड़े हैं, नहीं फिर भी हमें करना है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रम रहित अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। शिथिलतापूर्ण आसन, शिथिलतापूर्ण होता है बिल्कुल शांत स्थिति जो होती है, ठीक है? तो वैसे रहना है हमें, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था कि इसके 2 सिद्धांत है आसनों के, स्थिरता और सुख, ठीक है? स्थिरता भी होनी चाहिए और सुख भी होना चाहिए उसमें, है ना? फिर है प्राणायाम के बारे में क्या कहते हैं? आसन का हो गया, फिर है प्राणायाम। प्राणायाम अभ्यास और रेस्पिरेशन अभ्यास दोनों अलग-अलग होते हैं। तो इसमें बोला है जो हमारा प्राणायाम होता है और जो हम श्वसन लेते हैं, श्वसन और प्रश्वसन की जो क्रिया होती है, वो दोनों अलग-अलग होते हैं। कैसे? एक तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी है, नॉर्मल साँस ले रहे हैं, ठीक है? वो मतलब नेचुरली हो रही है, वो आ जा रही है, ठीक है? साँस ले रहे हैं, साँस छोड़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, वो उससे अलग होता है, क्योंकि हम उसमें कह सकते हैं कि जितना, क्योंकि अलग-अलग सभी की विधियाँ हैं अलग-अलग प्राणायामों की, जितनी देर हमें कहा कि इतनी देर का हमें पूरा करना है, ठीक? उतनी देर हमने किया, फिर होल्डिंग की, कुंभक किया, उसके बाद रेचक किया। तो वो एक बिल्कुल ऐसा है कि हमें इतने-इतने समय तक ये चीज़ें करनी है, लेकिन जो हमारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, वो नेचुरली होती है। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, एक जैसी नहीं है, ठीक है? फिर है ऑक्सीजन इंक्रीज़ करने वाले, इंक्रीज़ है ये, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने वाले, ठीक है? शारीरिक शिक्षा में कम महत्व के माने जाते हैं कि, क्योंकि हमारे जो योग है, योग में क्या है, प्राणायाम है, तो प्राणायाम हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर बनी रहे, है ना? लेकिन जो हमारी जो ये अलग क्रियाएँ होती हैं, जो जैसे शारीरिक शिक्षा है, इसमें जो ये ऑक्सीजन बढ़ाने वाले होते हैं, इनको उतना महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि हमारे योग में जो ऑक्सीजन बढ़ाने वाले हैं, उनका ज़्यादा महत्व है, ठीक है? हाँ जी, फिर इसमें आगे है, यौगिक अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करो, कॉम्पिटिशन से नहीं। ये आप सभी को पता है, जितनी हमारी क्षमता है, सभी के शरीर की अलग-अलग क्षमता होती है, तो वो हमें अपनी क्षमता अनुसार करना है। ऐसा नहीं है कि दूसरा, मान लो उसको 1 हफ्ता लग रहा है किसी आसन को करने में, मान लो शीर्षासन को करने में, तो उसको देख के हमें करने नहीं लग जाना है, मुंडी टूट जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, जितनी हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से करना है, ठीक? अभ्यास में थकान नहीं होनी चाहिए। थकान से मतलब ऐसा नहीं है इसमें कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होती है, हम आसन करते हैं तो, ठीक है? थकान का मतलब है अनुचित थकान नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थकान नहीं होनी चाहिए, जो बिल्कुल एब्नॉर्मल सी थकान लग रही है आपको। आसन करते ही ऐसे है, शांति से करना है, आराम से करना है, ठीक है? फिर क्या है, अभ्यास से मन को शांति मिलनी चाहिए, कि जो हम अभ्यास कर रहे हैं उससे हमारे मन को शांति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा मन अशांत हुआ पड़ा है, हमने ज़ोर लगा के ज़बरदस्ती कर लिया, हमने शीर्षासन लगाने का प्रयास किया, हमारी मुंडी टेढ़ी हो गई, अब हम पड़े हुए हैं, हमारा मन भी अशांत है, शरीर भी टूट चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा मन भी शांत होना चाहिए, ठीक? फिर क्या है, अभ्यास कैसे करना चाहिए? मनोकायिक शिथिलीकरण, मनोकायिक शिथिलीकरण हो गया हमारा मन और शरीर। मन कायिक होता है, काया होता है शरीर, शिथिलीकरण होता है शांति। तो मन और शरीर के शांत होने से हमें स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट लिखा है, ठीक है? स्टार्ट करना है, प्रेयर से भी करना है, ठीक है? ध्यान केंद्रित करके सस्वर प्रार्थना करते हुए संपन्न होना चाहिए। तो शुरू कैसे करना है? हमें इसमें ये बताया है कि अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो शुरू ऐसे ही नहीं लग जाना है, आगे करने लगे, नहीं, सबसे पहले हमें अपने मन को और शरीर को शांत करना है। उस चीज के लिए हम क्या करते हैं? सभी को पता है, प्रेयर करते हैं, है ना? प्रेयर करते हैं, अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करते हैं। प्रेयर कर लिया, हम हो गया, हमने अपनी प्रैक्टिस कर ली, योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, सब कर लिया। उसके बाद हम लास्ट कंप्लीट कैसे करते हैं? कंप्लीट भी हम ऐसे ही करते हैं। लास्ट में भी हम लोग क्लोजिंग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इसका एक
स्टेप्स होते हैं, पहले भी हमें अपने मन शरीर को शांत करना है प्रेयर के द्वारा, अभ्यास करने के बाद भी हमें क्लोजिंग प्रेयर करनी है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा आसनों के लिए। तो एक बार इसको मुझे बता दीजिए, जो हमारे यौगिक सिद्धांत है ये क्लियर हो गए सभी को? आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। इसका बता देंगे योगी प्रिंसिपल व्यायाम नहीं, इसके बारे में थोड़ा बता देंगे। अच्छा जी। हाँ जी, इसमें किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लीजिए। हाँ, ये बताया गया है इसमें, पहला पॉइंट जो है कि मतलब जो योग है, ये योग के लिए बताया है इसमें कि योग केवल व्यायाम नहीं है, क्योंकि व्यायाम में क्या होता है, मतलब एक्सरसाइज जो होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक हलचलें होती है, हमें बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को हिलाना-डुलाना होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाएँ होती है उसमें, ठीक है? लेकिन जो हमारा यौगिक अभ्यास है उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती जैसे एक्सरसाइज में होती है ना, इसलिए इसको कहा गया है। इसमें हम लोग और चीज़ें भी करते हैं और इसमें इतनी ज़्यादा शारीरिक हलचलें हमें नहीं करनी होती, जितनी हम एक्सरसाइज़ेज़ में करते हैं, यानी व्यायाम में करते हैं। इसलिए इसको कहा गया है, योग के लिए ये कहा गया है कि योग केवल व्यायाम नहीं है। ठीक है? ओके। हाँ जी। किसी और को तो नहीं पूछना यौगिक प्रिंसिपल्स में से कुछ? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है? इसमें क्या कह रहे हैं कि सीखने में रुचि का होना आवश्यक है। अध्यापक होगा ये, ऐसे पढ़ाए कि छात्रों को सीखने में रुचि और प्रोत्साहन बना रहे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तो ज़रूरी है हमारे, सबके बारे में आएगा, टीचर्स के बारे में भी और स्टूडेंट्स के बारे में भी, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, दोनों के बारे में। तो सबसे पहले है इसमें कि सीखने की रुचि होना आवश्यक है। मान लो मैं आप लोगों पे थोप दूँ, कल को पूरी बुक पढ़ के लेके आओ, जो मैं करवा रही हूँ, कल को पूरी बुक पढ़ के लेके आओ, एक ही दिन में पढ़ो और आपको ऐसा लग रहा है, वो बर्डन भी लग रहा है, जिस वजह से आपकी उसमें रुचि नहीं हो रही है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि हम एक ही दिन में इतना सारा कैसे करें? और भी तो चीज़ें हैं, और भी तो मतलब जो क्लासेस है, वो भी तो चल रही है, तो आपकी रुचि नहीं आ रही है, तो उस वजह से आपका उतना ज़्यादा अध्यापन मतलब लर्निंग नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है? और अब ये हो गया स्टूडेंट्स के लिए। टीचर के लिए क्या है कि टीचर को ऐसे पढ़ाना है कि जिससे बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बना रहे, रुचि बनी रहे, है ना? और उनको प्रोत्साहन भी मिलता रहे कि हमें नहीं, हमें पढ़ना है। तो ये दोनों के लिए हो गया, अध्यापक के लिए भी और एक छात्र के लिए भी, दोनों के लिए, है ना? अगला है, सीखने के लिए एक्टिविटी नेसेसरी होती है। सीखना एक एक्सपीरियंस प्रोसेस है ना? सीखने के लिए, किस चीज़ के लिए सीखने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि हम योग पढ़ रहे हैं, मतलब योगाभ्यासों की अध्यापन विधियाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ योग के लिए आ रहा है ये, कि जो अगर हमें योग करना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बैठे-बैठे हमने पूरा पढ़ लिया, विधि पढ़ ली एक आसन की, इसको ऐसे-ऐसे करना है और वो हमें आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है और इसमें यह क्या है, जो सीखना होता है ये एक एक्सपीरियंस प्रोसेस है, ये एक्सपीरियंस है, ये प्रोसेस लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल अनुभव की प्रक्रिया है, जो भी हमारा सीखना होता है, ठीक है? फिर क्या है? गति युक्त यानी मोटर, इंग्लिश में मोटर बोलेंगे, गति युक्त को कौशल युक्त, स्किल लर्निंग। सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक होता है। जितने भी हमारे गतियुक्त अभ्यास होते हैं, मतलब जिसमें हमें थोड़ा अपने शरीर को हिलाना-डुलाना होता है, मोटर स्किल्स होती है। मान लो जैसे मोटर स्किल्स में क्या आता है हमारे? गाड़ियाँ आती, गाड़ी चलाना, है ना? तो अगर किसी को गाड़ी चलाना सीखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा उस चीज़ का। वो ऐसे ही नहीं सीख जाएगा कि उसने किसी से सुन लिया और खुद उसने कोशिश ही नहीं की, खुद उसने प्रैक्टिस ही नहीं की। तो ऐसा नहीं होता है, जितनी भी हमारी गतियुक्त या कौशल युक्त चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, यही यहाँ पे बताया गया। किसी कोई कुछ कह रहे हैं? ठीक है ना? अगला है, सीखने की प्रोसेस न्यूरल होती है। जब तक उचित तंत्रिका पेशियों में समन्वय स्थापित नहीं होता, तब तक मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है हमारी, है ना? न्यूरल का मतलब है यहाँ पे तंत्रिकामय होती है। पता है आप सभी को? वो पढ़ रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, न्यूरॉन्स होते हैं, है ना? तो ये जो सारी प्रोसेस होती है सीखने की, ये न्यूरल होती है, यानी तंत्रिकामय होती है। हिंदी में न्यूरल को कह के तंत्रिकामय होती है ना? फिर इसमें कहते हैं कि जब तक उचित तंत्रिका पेशिकाओं में समन्वय स्थापित नहीं हो जाता। तंत्रिका पेशियाँ हो जाएगी हमारी, मतलब
कि जब तक हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, मन में होगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो जब तक हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं होगा तब तक हम मोटर स्किल्स को नहीं सीख पाएंगे। इसमें ये बता रहे हैं कि जितनी भी हमारी सीखने की प्रक्रिया है वो न्यूरल है। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है कि बिल्कुल एक उचित तरीके से जो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे, वो स्थापित होना चाहिए, उसके बाद ये मोटर स्किल्स सीख पाएंगे। ये है ये वाला पॉइंट। फिर है सीखना अत्यंत इंडिविजुअल होता है, इसका रिजल्ट प्रोग्रेसिव आचरण परिवर्तन में होता है। सीखने की योग्यता छात्र की जन्मजात क्षमता और पूर्वानुभवों पर भी निर्भर करती है और एक व्यक्ति एक गति से नहीं सीखते हैं। ये आप सभी को पता है कि सीखना अत्यंत इंडिविजुअल होता है, मतलब सब अपने तरीके से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही गति में सभी सीखेंगे। अगर 20 बच्चे हैं क्लास में तो अगर मान लो हम उनको एक एक चैप्टर करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक दिन में ही ये करेंगे, कुछ को थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ को कम टाइम लगेगा। तो वैसा ही योग अभ्यास के लिए भी है ना। तो योग भी जब हम करते हैं तो वो अपने अपने तरीके से करते हैं, अपने शरीर के हिसाब से करते हैं, अपनी क्षमताओं के हिसाब से करते हैं, है ना। तो जो सीखने की योग्यता होती है एक छात्र की वो उसकी जन्मजात क्षमता और पूर्व अनुभवों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, ये वाली स्लाइड क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अगला है हमारा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। हिंदी में इनको कहते हैं शरीर रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। हमने पहले दो पढ़ लिए, यौगिक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं शरीर रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। इसके नाम भी याद रखने हैं, ऐसा ही नहीं है कि इसके अंदर का पता है आपको, ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कितने दिए गए हैं, उनके नाम क्या क्या है, सभी कुछ याद करना है। ठीक है, इसमें बोलते हैं सबसे पहले एज एंड जेंडर, बोथ आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। एज होगी हमारी उम्र, जेंडर हो गया हमारा वो होता है, मतलब कि जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो सारा हमारा जेंडर में आ जाएगा। कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एज भी है क्योंकि जो हम चीजें छोटे बच्चों को करवा सकते हैं वो हम बुजुर्गों को नहीं करवा पाएंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेल और फीमेल, क्योंकि हमारी शारीरिक संरचना अलग अलग है, दोनों मेल की अलग है फीमेल की अलग है। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी हमें इस चीज का इसमें ध्यान रखना होता है कि क्या क्या चीजें उनको एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से करवानी चाहिए और क्या नहीं करवानी चाहिए। एज डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंसेस, दोनों ही चीजें आ गई इसमें। ठीक है, वुमन बॉडी के फंक्शंस के अकॉर्डिंग वीकेंड माना जाता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो फीमेल्स होती हैं, जो फीमेल्स का जो बॉडी होती है उनको स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से थोड़ा वीक माना जाता है पुरुषों के मुकाबले। वैसे नहीं, मतलब जो हमारा शरीर बना है, एक महिला का शरीर है एक पुरुष का शरीर है, तो उसको जो जिस प्रकार से वो बना है, जैसा उसका स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा वीक होता है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, ये कहा गया है, मतलब बनावट के हिसाब से जो बना है ना। बोन्स टिश्यू, बोन्स होगी हमारी हड्डियां, टिश्यू हो गए हमारे ऊतक, और एंकल उतने बलवान नहीं होते। उनको एंकल होते हैं हमारा टखना जिसको बोलते हैं हम लोग। किसमें नहीं होता, फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल के लिए कह रहे हैं कि हड्डियां, ऊतक और जो हमारा टखना होता है वो उतने बलवान नहीं होते। कितने नहीं होते, जितने पुरुषों के होते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर है कि वुमेन में एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। किसके मुकाबले होगा, पुरुषों के मुकाबले एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा। फिर है मसल्स मेन, हाँ, ये बताया गया है जो हमारे पुरुष होते हैं उनमें जितना भी मान लो टोटल वेट है किसी का 100 किलो, 100 ही समझ लो अभी के लिए। ठीक है, मान लो किसी का 100 किलो है तो 100 किलो का 41.8% जो वेट है वो मसल्स होती है। किसमें, पुरुषों में। और फीमेल्स में कितनी है, मान लो फीमेल का भी 100 ही वेट है लेकिन उसमें कितनी, उसमें कम होती है थोड़ी मसल, फीमेल में होगी 35.8%, 35.8%। ठीक है, इसको याद रखना है। मैन में कितना होगा मसल्स का, 41.8%, मतलब टोटल वेट का 41.8% होगा। और फीमेल में होगा टोटल वेट का 35.8% वेट, है ना। अगला है एडिपोज टिश्यू, क्योंकि एडिपोज टिश्यू फीमेल में ज्यादा है तो उनका ज्यादा परसेंटेज है उसका 28.2%, और मेल का है 18.2%। इन नंबर्स को याद कर लेना।
है ना, दोनों अलग अलग है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपको इस तरह से समझना है, पता है कि एडिपोज टिश्यू होता है फीमेल में ज्यादा, तो उनका परसेंटेज ज्यादा होगा 28.2, मेल में कम है, बिल्कुल उसका 10 कम है, मतलब 18.2 हो जाएगा। ठीक है, मसल्स का जो वेट है वो पुरुषों में ज्यादा होता है तो 41.8 है, और फीमेल में होगा 35.8%। ठीक है, क्लियर है ये वाली स्लाइड? मैम ये एडिपोज टिश्यू जो आपने बोला है हाँ वो जी। मतलब फैटी टिश्यू में कंडक्ट होते हैं क्या? आपका क्वेश्चन ही मेरे को समझ आया। ये एडिपोज टिश्यू जो है इसका सेकंड नाम हम लोग फैटी टिश्यू भी बोल सकते हैं ना, मतलब उससे फैट ज्यादा बढ़ता है वुमेन्स में। हाँ जी, हाँ जी, कह सकते हो आप उनको, कह सकते हो फैट टिश्यू भी, क्योंकि फैट की मात्रा फीमेल्स में ज्यादा होती है मेल के मुकाबले, और मेल्स में मसल्स ज्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है। ठीक है, जी जी। हाँ जी। Especially बाकी abdominal region and buttock region. और क्या कह रहे हैं अमित जी? स्पेशली जो मसल एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है एब्डोमिनल रीजन एंड आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, पर ठीक है, हमें समझ गए आप कह रहे हैं कि जो एब्डोमिनल रीजन और हिप एरिया, हिप रीजन। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ है ये, इसमें है मस्कुलर स्ट्रेंथ, कि जिसमें मैक्सिमम फैट होगा, मैक्सिमम फैट है मतलब जिसमें फैट ज्यादा है उसकी मसल्स की कार्य क्षमता कम होगी, और जिसका फैट कम होगा, मिनिमम फैट होगा, उसकी मस्कुलर कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। तो इसको बिल्कुल याद रखना है, ये दोनों ही चीजें पूछ सकते हैं, अगर जिसका फैट ज्यादा है, इसको स्टेटमेंट के रूप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे करके, कि अगर किसी में फैट की मात्रा ज्यादा है तो उसकी मस्कुलर कार्य क्षमता कम होती है, स्टेटमेंट 2 दे देंगे, जिसमें फैट कम है उसकी मस्कुलर कार्य क्षमता बढ़ी हुई होती है, या इसको उल्टा करके भी दे सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे जो होती है ना वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आता है। ठीक, अगला है एब्डोमिनल वॉल फीमेल्स में वीकेंड होती है, मतलब कमजोर होती है, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है वो फीमेल्स की थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कारण मसल टोन कम होती है, क्योंकि फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कारण जो हमारा मसल टोन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, फीमेल्स के लिए कहा गया है। ठीक, फिर है लंबर रीजन, और जो थोरेसिक रीजन होता है वो भी छोटा होता है फीमेल्स में, है ना। दैट्स वाई लॉर्डोसिस प्रॉब्लम इन वीमेन्स, ये पता है आपको, लॉर्डोसिस होता है ना, काइफोसिस होता है, लॉर्डोसिस होता है, ये आप पढ़ोगे उसमें, उसमें पढ़ोगे, थेरेपी में पढ़ोगे आप इस चीज को। ठीक है, तो ये जो इट इज ए बोन डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर। हाँ जी, बोन डिसऑर्डर लॉर्डोसिस है। सामने तरफ झुक जाता है और स्क्लेरोसिस स्पाइन एस के तरफ हो जाता है और काइकोसिस और भी झुक जा रहा है। हाँ जी, ये बोन ये डिसऑर्डर स्पाइन होता का है। बीमारी है। यस। हाँ जी, हाँ जी, तो क्योंकि फीमेल्स में हमारा लंबर रीजन और थोरेसिक रीजन छोटा हो रहा है तो इस वजह से फीमेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया गया है एंगल, इसका थोड़ा ध्यान रखिए, ये उल्टा हो गया है गलती से, जो हमारा मेल का एंगल होता है वो 133 है, जो फीमेल का है वो 138 है, 138 डिग्री और 133 डिग्री। समझ आ रहा है ना, ये वाला जो लंबर रीजन मेल का है वो 133 डिग्री है, और जो फीमेल का है वो 138 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ? बता दीजिए एक बार। मैम L1 to L5 की बात कर रहे हैं ना ये? क्या कह रही हैं प्रियंका जी? L1 to L5 उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, L1 टू लंबर रीजन, L5 जो होता है उसमें लंबा पेन होता है, वहाँ पर लॉर्डोसिस कैसे कि उसका कोई संबंध नहीं है। जो लंबर रीजन होगा और जो थोरेसिक रीजन की हम बात कर रहे हैं वो दोनों की बात करें, पता है ना आपको, स्पाइन में होता है, सर्वाइकल होता है, ये सारी जो है ना लंबर थोरेसिक वगैरह। ठीक है, तो जो लंबर और थोरेसिक रीजन होता है ना वो फीमेल्स में छोटा होगा, इसकी वजह से उनको लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम आएगी। ये तो हो गया एक पॉइंट। अगला बोल रहे हैं इसमें जो हमारा लंबर का एंगल होता है मेल का वो 133 डिग्री होता है, 133 है ये, और जो फीमेल का होता है वो 138 डिग्री होता है, फीमेल का एंगल थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, फिर है मसल टोन्ड होने पर बैलेंस्ड सर्कुलेशन और न्यूरोग्लैंडुलर प्रोसेस में सुधार होता है ना।
अगर मसल्स हमारी टोन हो जाती है तो उसमें बैलेंस में, सर्कुलेशन में और न्यूरोग्लैंडुलर प्रोसेस में भी सुधार आता है। फिर क्या कह रहे हैं कि जो लंबे समय से कुछ नहीं करते उनकी मसल्स कार्यक्षमता कम हो जाती है, क्योंकि काफी समय से आप सभी देखते हैं कि अगर आप योगाभ्यास छोड़ देते हैं, काफी समय से आपने किया नहीं है, तो जो मसल की कार्यक्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसके मुकाबले कि जो अभ्यास रोज कर रहे हैं उनकी थोड़ी ज्यादा कार्यक्षमता होती है। ठीक, कुछ मसल्स के कार्यरत होने पर पूरी बॉडी में थकान हो जाती है। तो ये हो गया हमारा मसल से रिलेटेड। ये वाला क्लियर है सभी को, ये वाली स्लाइड? जी मैम। ठीक है। अगला है हमारा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वो उसी में आ जाएगा, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में। तो इसमें बोलते हैं कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में क्या जरूरी है। तो इसमें है ईयर सेमी सर्कल कैनल्स, इनको हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्राकार नलिकाएं जो होती है, कान की अर्धचंद्राकार नलिकाएं, ये हिंदी होगी। ठीक है। स्किन स्किन रिसेप्टर्स, स्किन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे त्वचागत संग्राहक, है ना। फिर होती है हमारी नर्व्स एंडिंग्स, इनको बोलते हैं पेशीगत नाड़ियाग्रह। ठीक। फिर है मसल्स एंड लिगामेंट अराउंड जॉइंट्स, कि संधियों के लपेटे हुए स्नायु इनको कहते हैं। और इसमें एक चीज और आएगी हमारी आईज, यहाँ पे ऐड कर लेना आईज, है ना। तो इसमें बताया है फिर कि से हिंदी बता देंगे इसका? हाँ जी जी मैं बता रही हूँ। इसमें बोला है कि शरीर का जो संतुलन बनाए रखने में क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो सबसे पहले चाहिए होता है हमको ईयर सेमी सर्कल कैनल्स, यानी कर्णों में स्थित अर्धचंद्राकार नलियां बोलते हैं। सेमी सर्कल कैनल्स ईयर की, कर्णों में स्थित अर्धचंद्राकार नलियां, है ना। फिर है स्किन रिसेप्टर्स, स्किन रिसेप्टर्स को बोलते हैं त्वचागत संग्राहक, स्किन त्वचागत रिसेप्टर्स संग्राहक। नर्व्स एंडिंग्स हो जाएंगी हमारी पेशीगत नाड़ियाग्रह, जो पेशीगत नाड़ियां होती है सारी, वो नर्व एंडिंग्स, जो नर्व्स की एंडिंग्स होती है ना, अंत वाला भाग, वो होगा। मसल्स एंड लिगामेंट अराउंड जॉइंट्स, संधियों के लपेटे हुए स्नायु, मतलब संधियां हो जाएगी हमारी जॉइंट्स, उसके आसपास में मसल्स और लिगामेंट जो होते हैं, और साथ में इसमें आईज आ जाएगी, हमारी आंखें आ जाएगी। ये सारी चीजें जरूरी होती है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। फिर है शारीरिक गतिविधियां, जो हमारी शारीरिक गतिविधियां होती है उसमें हमारी मैक्सिमम एनर्जी लगती है। ठीक है। जो हमारी शिथिल गतिविधियां होती है, जो शांत करने वाली होती है, जैसे हम शवासन करें, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, तो उसमें कम एनर्जी लगती है। इसके बजाय कि अगर हम योगिक जॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारी ज्यादा एनर्जी लगेगी, यही बोला है यहाँ पे। फिर है प्रबल गतिशील झटकों से युक्त क्रियाओं में वार्म अप जरूरी होता है। अगर हम कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जो थोड़ी प्रबल है, जिसमें बहुत ज्यादा हमारा कह सकते हैं एनर्जी लगेगी, या बहुत ज्यादा गतिशील है, तो उन चीजों को क्या करना है, हमें उससे उसको सीधे नहीं करना है, उससे पहले हमें वार्म अप जरूरी होता है। आप सभी योग के छात्र हैं तो आप सभी को ये पता होगा। ठीक है। अगला है हमारा इन वीमेन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होता है और कंपैरिजन टू मैन, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा यहाँ पे होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लिख लेना इसको, इसके साथ लिखा नहीं जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फीमेल्स में थोड़ा नीचे होता है। अब आपको इस चीज का पता है किसी को कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ये फिजिक्स का टॉपिक है तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मान लो ये है, ये एक सर्कल है ना। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बीच का, सेंटर है इसका। क्यों होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कि जहां से एक ऐसा पॉइंट जहां से हमारा जो वेट है वो सभी दिशाओं में बराबर है, क्योंकि ये बीच का है तो यहाँ से जो हमारा वेट है वो सभी दिशाओं में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। अगर हम इस चीज की बात करें, एक हमने ये चतुर्भुज बनाया, तो अगर हम इसका यहाँ जैसे रखें, ये जो पॉइंट है ये इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? नो, नहीं होगा, नो बीच मैम। में होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा यहाँ पे कम वेट जा रहा है और यहाँ पे नीचे के लिए ज्यादा वेट बच रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बीच का होगा। ठीक। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फीमेल्स का होता है वो नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जो फीमेल्स होती है उनका जो पेल्विस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है,
मान लो ये मेल है, ठीक है, ये बना लिया हमने मेल। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो इधर रख लिया हमने, ये हो गया, ठीक है। फिर हम फीमेल को बनाते हैं। फीमेल का आप ऐसे समझ लो कि थोड़ा बड़ा है पेल्विस रीजन, ये बाजुएं हो गई। मेल का हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है, लेकिन अगर फीमेल्स का थोड़ा हमें पता है कि पेल्विस थोड़ा बड़ा है, यहाँ से ऊपर इसका 10 किलो वेट है और यहाँ से नीचे 10 किलो वेट है। जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ से ऊपर 10 किलो है और यहाँ से नीचे 10 किलो है। लेकिन फीमेल्स का क्योंकि थोड़ा लंबा रीजन थोड़ा बड़ा है, सॉरी क्या कहते हैं, पेल्विस रीजन थोड़ा बड़ा है, तो उनका थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि बराबर होना चाहिए ना वेट हमारा डिस्ट्रीब्यूट। अगर ऊपर के लिए 10 किलो रह रहा है तो नीचे के लिए भी 10 ही रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए एक जगह हमने 12 किलो का कर दिया, एक जगह 8 किलो हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेल्विस रीजन हमारा थोड़ा बड़ा है। तो मेल का अगर थोड़ा यहाँ समझ लो नाभि के पास, तो फीमेल का थोड़ा उससे नीचे समझ सकते हो आप, है ना। तो आया समझ क्यों होता है, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है मेल में थोड़ा ऊपर है और फीमेल में थोड़ा नीचे क्यों माना जाता है, समझ आ गया सभी को? यस मैम। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक बार ऐसे समझिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहां से हमारा जो वेट होता है वो सभी जगह को बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। फीमेल्स में इसलिए नीचे होता है, इसको एसर्शन और रीजन के रूप में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि फीमेल का जो पेल्विस रीजन है वो थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से फीमेल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे होगा। चलिए ये हो गया, अभी बढ़ते हैं आगे। फिर आते हैं हमारे शैक्षणिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, अधिगम आवश्यक रिसेप्टर्स पर निर्भर करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों में से जितनी अधिक इंद्रियां होगी उतना ज्यादा हम सीख पाएंगे, ठीक है। क्यों? देखो, अब इसको इस उदाहरण से समझते हैं कि मान लो आप एक चीज है जो बस सुन रहे हो, उस चीज को सीख रहे हो, लेकिन अगर उसी चीज को आप सुनने के साथ साथ देखोगे भी, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, क्योंकि उसमें हमारी आंखें भी यूज हो रही है, जो हमारी इंद्रियां हैं, आंखें भी यूज हो रही है, हमारे कान भी यूज हो रहे हैं, तो उस चीज को हम ज्यादा सीख पा रहे हैं। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा हमारी इंद्रियां होगी उतना ज्यादा हम सीख पाएंगे। व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण सहायता दृश्य श्रव्य साधनों से प्राप्त होती है। जैसे प्रैक्टिकल योगा सीखने के लिए प्रदर्शन सबसे प्रभावी साधन है ना। और अभ्यास करने से पहले छात्र स्वयं उसको पढ़कर समझकर जाता है और सीखने में और ज्यादा आसान होता है और उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्योंकि हम प्रैक्टिकल योगा अगर कर रहे हैं तो वो उस चीज के लिए प्रदर्शन भी जरूरी है। टीचर पहले खुद करके बताएंगे, फिर बच्चे उसको करेंगे। और ये भी कहा गया है बच्चों के लिए, क्योंकि शैक्षणिक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, कि बच्चे उन चीजों को पहले खुद पढ़ें, समझे, और उसके बाद उस चीज को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा और आसानी से हम लोगों को समझ आएगी, बजाय उसके कि हम खुद से कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, बस एक बार टीचर ने बताया क्लास के बाद ना हमने प्रैक्टिस की ना उस चीज को समझा। ठीक। प्रारंभिक अभ्यासों में बार बार अभ्यास जरूरी है। शुरू में जब हम करते हैं ना तो हमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। शुद्ध और निर्दोष अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए। शुद्ध और निर्दोष अभ्यास हो गया कि अगर कोई गलती हो रही है बच्चों से तो वो चीज हमें करेक्ट करनी है, उस चीज को शुद्ध करना है। अगर कोई अशुद्ध चीज हो रही है, अशुद्ध का मतलब ऐसा नहीं है मतलब कोई गलत तरीके से कुछ चीज कर रहा है, वो है वो चीज अगर हो रही है तो हमें उस चीजों को सही करना है। टीचर्स को निर्देश देने के तरीकों से ये हो सकता है कि हमारे निर्देश देने के तरीके कैसे, अगर हम गलत ही तरीकों से निर्देश दे रहे हैं तो वो हम उन चीजों को करेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर इसको ये इंपॉर्टेंट है, निर्देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है नहीं, हाँ, कार्य करने के निर्देश, यानी क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। कार्य करते समय दिए जाने वाले निर्देश हमने पहले दे दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हम योगाभ्यास कर रहे हैं, हम साथ साथ में दे रहे हैं। फिर अंत में दिए जाने वाले योगाभ्यास हमने समाप्त कर दिया, अंत में सुधार के रूप में दिए जाने वाले निर्देश। ठीक। अभ्यास हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और सामूहिक कक्षा में अभ्यास इनफॉर्मल एंड सुपरवाइज्ड क्लास में बांटा जाना चाहिए। कि समय हमें देना चाहिए बच्चों को कि आप लोग अपनी भी प्रैक्टिस करो, और अगर हमारी सामूहिक कक्षा है, हमारी बिल्कुल ग्रुप बनाए, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, तो वो फॉर्मल नहीं होना चाहिए, थोड़ा इनफॉर्मल उनको कर दो और उनको थोड़ा ध्यान रखो, उनको सुपरवाइज करते रहो। ठीक है। सीखने में प्रोग्रेस लर्निंग जरूरी है। क्रिया को सरल से जटिल व ज्ञात से अज्ञात होनी चाहिए। ये हमने मैगजीन्स ऑफ टीचिंग में भी पढ़ा था, टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसमें क्या था कि जो क्रिया है वो सरल से जटिल होनी चाहिए, कि जो आसान चीजें हैं उनको करवाओ पहले, उसके बाद जटिल, और ज्ञात से अज्ञात होनी चाहिए।
ठीक है, ये हो गए हमारे शैक्षणिक सिद्धांत। ये वाला क्लियर है, एक बार बता दीजिए। एक बार दोबारा बताइए। हाँ जी, ये है हमारे इसमें शैक्षणिक सिद्धांत बताए हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही चीज है कि जो निर्देश होते हैं ना, उनको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है कार्य करने के निर्देश। आपको करना है, मान लो मुझे आपको करवाना है सूर्य नमस्कार, तो मैं उससे पहले आपको निर्देश दूंगी कि आपको उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये हो गए पहले। दूसरा है कार्य करते समय दिए जाने वाले निर्देश। आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, मैं आपको बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उस चीज के कि आप ऐसा करो, इनहेल करो, एक्सहेल करो, ये सारी चीजें। फिर है अंत में सुधार के रूप में दिए जाने वाले निर्देश। सारा कंप्लीट हो गया, आपने कर लिया, तो जो अंत में जो कमियां रह रही है उस चीज को सुधारने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं वो अंत में आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ जो पूछ रहे थे? मैम इसमें वो निर्देशित अनुक्रिया वाला जो आया था वो पॉइंट भी आ सकता है ना? हाँ, वो तो अलग है, वो तो हमारे टीचिंग मेथड्स में आ गया, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जी। हाँ, जैसे आप कह रहे हो कि जिसमें, क्योंकि उसमें एक चीज में था कि जिसमें हमें निर्देश देना होता है, तो आपको इस चीज से समझ सकते हो जो हमें 3 हिस्सों में बांटा है वो वही वाला है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, ओके। हाँ जी। अगला है हमारा, इसी के साथ है ये, सीखने की प्रभावी प्रक्रिया पूर्ण विधि व अंश विधि के संयोजन से होती है। टाइम हो गया वैसे, लेकिन ये यही वाली स्लाइड रहती है तो इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनका यूज क्रिया की जटिलता पर निर्भर करता है। तो इसकी 3 विधियां बताई गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली है सकल विधि, दूसरी है अंश विधि, तीसरी है प्रगामी अंश विधि। यहाँ अंश होगा बीच में, प्रगामी के बाद होगा यहाँ पे अंश। इनके नाम याद रख लेना है, इसको पूछ सकते हैं इस तरह से कि उसमें कौन कौन सी 3 विधियां बताई गई है। तो पहली है हमारी सकल विधि। इसमें क्या होता है, पूरा प्रस्तुत किया जाता है। पूरा प्रस्तुत किया जाता है का क्या मतलब है कि जो भी हमें क्रिया करवानी है बच्चों को एक साथ ही प्रस्तुत की जाएगी, पूरा बता दिया जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, ये हो जाएगा सकल विधि। अंश विधि क्या होगी हमारी, सरल से जटिल की ओर ले जाने वाली। ये होती है हमारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि जो पहले सरल चीजें हैं हम वो बता दें, वो करवा दें, उसके बाद जो उससे थोड़ी जटिल है, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, उन चीजों को करवाए। ये अंश विधि होगा। और प्रगामी अंश विधि होगा, इनमें एक एक अंशों को पढ़ाकर फिर सबको जोड़ते हुए समझाते हैं। देखो, अंश विधि और प्रगामी अंश विधि में मतलब क्लियर रहना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अंश विधि से आप इस तरह से भी समझ सकते हो, अगर ये चीज स्टेटमेंट में आ गई तो आप अंश विधि, क्योंकि इसमें अंश है तो आप ये मत समझना कि इसमें छोटे छोटे अंश बनाते हैं, नहीं, वो प्रगामी अंश विधि में बनाते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर देंगे, फिर बच्चों को करवाएंगे। मान लो हमने सूर्य नमस्कार का उदाहरण लेते हूँ, इसमें 2 स्टेप्स करवाए पहले, फिर अगले 2 करवाए, अलग अलग करवाइए सारे, फिर इन चीजों को इकट्ठा जोड़ दिया। ये हमारा प्रगामी अंश विधि में आएगा। ठीक है, लेकिन जो अंश विधि होगी उसमें क्या होता है, हम इजी चीजें पहले करवाएंगे, फिर उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे उस चीज का। और जो सकल विधि है उसमें पूरी ही चीजों को एक साथ ही हम करवा देते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा समाज वैज्ञानिक मूल्य। इसका वही है जो हमें समाज के रूप में है। इसकी उपयोगिता केवल जीवन यापन के संबंध में ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से सुख से सफल जीवन कराने में भी आवश्यक है। व्यवहारिक रूप में स्वास्थ्य रक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य जीवन में सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि हम योग के बारे में पढ़े तो ये योग के लिए कह रहे हैं कि ये बस जीवन यापन के संबंध में नहीं है बल्कि व्यवहारिक रूप से जो हमारा जीवन है उसको सफल बनाने के लिए है। क्योंकि इसकी वजह से अगर हम योग करते हैं, योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं, अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी बना सकते हैं, जिस वजह से हमारा जीवन सुखी होगा। ठीक है, इस वाले में किसको कोई डाउट? मैम ये तीनों विधि, ये थोड़ा किस चीज का पॉइंट है, ये थोड़ा एक बार और क्लियर कीजिए। ये हमें बताई गई है, पढ़ाने की विधियां हैं, जो सीखने की प्रभावी विधियां बताई गई है ये। ठीक है, इसके लिए बोला है ये कि अगर हमें किसी चीज को सीखना है या औरों को सिखाना है तो उसको 3 विधि के रूप में करवा सकते हैं। पहला तो है, अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कह सकते हैं जो बहुत जल्दी चीजों को सीख लेते हैं, ये उनके लिए है सकल विधि, क्योंकि एक ही साथ इसमें करवाना है, पूरे स्टेप्स एक ही बार में उनको बता दिए, शुरू कहाँ से करना है, हमें खत्म कहाँ पे करना है, ये सकल हो गई। अंश विधि हो गई थोड़ी उस चीज के लिए कोई ऐसी कठिन समस्या आ रही है
या कोई कठिन हमें अभ्यास करवाना है, तो उसको हमें क्या करना है, सरल से कठिन की ओर करवाना है, पहले सरल चीज़ें सिखानी है, ठीक? लेकिन जो प्रगामी अंश विधि है, इसमें क्या है, पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहले एक पार्ट करवाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तीनों पार्ट्स को इकट्ठा जोड़ा, फिर उसको समझाया, ये चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है? ओके, मतलब सिखाने की मेथड्स बता रहे हैं। हाँ जी, ये सिखाने के मेथड है, ये इम्पोर्टेंट है, इन तीनों को याद रख लेना आप लोग, ठीक है? किसी को और तो नहीं है कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी को, एक बार बता दीजिए। मैम एक बार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वाली स्लाइड थोड़ी सी दिखाएंगे? हाँ जी, जी बता रही हूँ। मनोवैज्ञानिक, हाँ जी, ये वाले। मैम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तो साइकोलॉजी पार्ट हो गया। हाँ जी, वही है इसमें। क्योंकि योगा ठीक के है। साथ साइकोलॉजी पूरा रिलेटेड है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो आपस में रिलेटेड है, दोनों ही चीज़ें, योगा और साइकोलॉजी। जो पूछ रहे थे उनका इसमें कुछ डाउट है या स्क्रीनशॉट लेना है आपको? आप पीपीटी भेज सेंड कर देंगे ना, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं इसी कारण। पीपीटी में लास्ट में सेंड करूँगी, अभी हमारे आज 4 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं ओके क्योंकि ओके ओके ओके, आपके हिसाब से। मैम ये एनाटॉमी की स्लाइड दिखाना मैम एक बार। अच्छा जी। मैम आगे, एक और आगे। इसमें मैम ये जो लंबर सैक्रल है ना, ये मैम बुक में देखा है तो मैम इसमें मेल का तो 133 डिग्री लिखा हुआ है और फीमेल का 138। हाँ जी, बताया था ना मैंने आपको। अभी मैम ये बताया आपने मेल का 138 लिखा है ना, तो मैम अलग बुक अलग में बुक में थोड़ा फीमेल का लिखा है। डिफरेंस है मैम, अलग अलग बुक में थोड़ा डिफरेंस है। नहीं आपका मैम, ये यही बुक है मैम कवल्य धाम की, इसमें मैम ये बोल रहे हैं हम लोग। रेनू जी अभी थे आप क्लास में, अभी मैंने कहा था ना ये गलती से हो गया है, ये 130 मेल का है और फीमेल का 138 है, ठीक है? ओके मैम, वो मैम वॉइस ब्रेक हो रही थी, समझ में नहीं आया था। ओ कोई बात नहीं, आप सभी इस चीज को करेक्ट करना, ये गलती से हो गया था, तो ये 133 मेल का होगा, क्योंकि फीमेल का थोड़ा ज्यादा है, तो 138 फीमेल का होगा, ठीक है? अभी तो थैंक यू नहीं है मैम। कोई डाउट? हाँ जी, वेलकम जी।